हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखा है, टॉपिक वाइज टेस्ट जो कि मार्क्समैन बुक से लिया गया है। उस टेस्ट सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोगों का जो सीरीज है वो टेस्ट सीरीज नंबर 9 है। इससे पहले 8 टेस्ट सीरीज जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक बिहार दरोगा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज करके एक फोल्डर बना हुआ है, वहाँ आपको 8 सेट्स मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट भी जो है वो अपलोडेड है, वो भी जाकर आप देखिए। उसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है जो कि आपके आगे आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, आप वहाँ से इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। चलिए, आज जो टेस्ट सीरीज 9 है उसका टॉपिक जो है वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम लोग देखेंगे मुगल वंश में हुमायूं के बारे में, सूरी वंश के शेरशाह के बारे में, फिर मुगल वंश में आता है अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर मुगल वंश में औरंगजेब, और मुगल कालीन प्रशासन पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 100 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए अब वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था। तो किसने करवाया था? यह हाजी बेगम ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाजी बेगम। हाजी बेगम जो है वो अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण जो है वो दिल्ली में दीन पनाह में 1564 ईस्वी में करवाया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि जो है वो अपनाई और बाद में सुल्तान की उपाधि अपनाई। यह बात कर रहा है शेरशाह सूरी की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चांदी का सिक्का जो है वो किसने शुरू किया था। तो चांदी का सिक्का भी जो है वो शेरशाह के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी। विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट होता है, जो कि तांबे के बदले और चांदी के दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसकी बात कर रहा है। तो तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर जो थी वो था 64:1। ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये क्वेश्चन उल्टा पूछा जाता है, मतलब आपसे चांदी का रुपया पहले पूछ देगा और तांबे का दाम जो है वो बाद में पूछ देगा, तब जो रेशियो है वो उलट जाएगा। मतलब रुपए और दाम की विनिमय दर अगर पूछेगा तब आपका आंसर होगा 1:64। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, 64:1 भी हो सकता है, 1:64 भी, डिपेंड करता है कि तांबा पहले लिखा है कि चांदी पहले लिखा है। आगे कह रहा है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई वो कालिंजर में हुई। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिंजर में। आप लोग पढ़ भी रखे होंगे कि शेरशाह की मृत्यु जो है वो कालिंजर में होती है, और फिर शेरशाह का उत्तराधिकारी जो है वो उसका पुत्र बनता है जिसका नाम था इस्लाम शाह। आगे कह रहा है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना पूरा साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंध करेंगे। तो इस कथन को शेरशाह से संबंधित यह कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह। शेरशाह जो सूरी था वो मारवाड़ का जब युद्ध होता है तो उसमें राजपूतों का जो शौर्य था उसके पराक्रम से वो इतना प्रभावित हो जाता है कि उसके मुख से यह बात निकल पड़ता है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपने पूरा साम्राज्य जो है वो खो दिया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सासाराम बिहार में है। एक चीज़ और याद रखिएगा, शेरशाह का जो मकबरा है ना वो हिंद तथा यूनानी वास्तुकला के समन्वय का सबसे प्रथम उदाहरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण जो है वो शेरशाह ने करवाया था। तो शेरशाह जो है वो दिल्ली के किले कुन्हा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ याद रखिएगा शेरशाह जो है वो रोहतासगढ़ किला का भी निर्माण करवाया था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है वो किया था। तो दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण जो है वो शेरशाह के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था जो है वो शेर शाह के द्वारा ही शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह के द्वारा। देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, शेर शाह का जब टाइम पीरियड था, मतलब शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग जो था वो सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य जो था वो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। अच्छा, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई थी? हल्दी घाटी की युद्ध हुई 18 जून 1576 को, जो मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें राणा जो है वो पराजित होता है और अरावली की पहाड़ियों में जाकर शरण ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो अभी हम लोगों ने देखा हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1576। और एक्चुअली डी में भी 1576 ही लिखा हुआ है, तो दोनों सेम ही चीज़ है। सॉरी, हाँ 1576 ही लिखा हुआ है दोनों में, लेकिन यहाँ ईसा पूर्व लिखा हुआ है और यहाँ ईस्वी लिखा हुआ है, तो 1576 ईस्वी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वो कौन था? तो कछवाहों से स्थापित किया था अकबर जो है वो सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कछवाहों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस चिश्ती संत के दरगाह पर अकबर जो है वो दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो ये जाता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ध्यान रखिएगा, एक सूफी संत है शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही अकबर जो है वो अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो अकबर जो है वो अधम खां को स्वयं मारा था, क्योंकि कब मारा था? 1562 ईस्वी में मारा था। और जो क्यों मारा था, इसके पीछे रीजन है अधम खां को मारने के पीछे, कि अकबर का जो प्रधानमंत्री था जिसका नाम था अतंगा खां की हत्या यह कर दिया था अधम खां, और इसी के कारण अधम खां को अकबर मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? तो यह किसने नहीं किया था? मेवाड़ ने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता जो है वो स्वयं स्वीकार नहीं किया था। वहाँ के शासक जो थे राणा प्रताप, वो लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़े। फिर राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था राणा अमर सिंह, वो भी आगे जाकर 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? यह किसने नहीं किया था? यह मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो दुर्गावती जो थी वो मंडला की रानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बादशाहों में से किसको एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है? तो प्रबुद्ध निरंकुश जो है वो अकबर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। देखिए अकबर जो था वो एक महान शासक था जिसका साम्राज्य जो था वो लगभग अफगानिस्तान से लेकर अफगानिस्तान जो कश्मीर वाला उधर वाला जो पार्ट था वहाँ से लेकर गोदावरी नदी के किनारे विस्तृत था। अकबर जो था एक धर्मनिरपेक्ष शासक था जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी जो थे वो सामान्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी जो हो वो बंध्या हो? तो यह किसने दिया था? अकबर ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अकबर जो था वो हिंदू विधवाओं को पुनः विवाह करने का भी अधिकार दे दिया था और बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर भी रोक लगा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था? तो सैनिक विभाग का प्रमुख हुआ था मीर बख्शी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर बख्शी। मीर बख्शी जो था वो मनसबदारों की सूची रखता था और उसे बादशाह जो उस समय अकबर था उसके समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती हो गया, उसके शस्त्रों की व्यवस्था हो गया, सैनिकों का निरीक्षण हो गया, ये सब काम जो था वो मीर बख्शी के काम के ही अंतर्गत आता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था जो है वो आधारित थी। तो अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था जो थी वो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। देखिए मनसबदारी व्यवस्था में भी जो मनसब लोगों को प्रदान किया जाता था उसके भी बहुत अलग से कैटेगराइज थे। जैसे कि 10 से लेकर 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले को मनसबदार कहा जाता था। 500 से लेकर 2500 तक मनसब जो प्राप्त करते थे उनको उमरा कहा जाता था, और जो 2500 से ऊपर मनसब जो प्राप्त करने वाले थे उनको अमीर आजम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था मुजफ्फर खां तुर्बती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, दीवान का मतलब क्या होता था? दीवान का मतलब होता था जो प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था ना, उसी को क्या कहा जाता था? दीवान कहा जाता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह देश में प्रचलित प्रणाली से किस देश में प्रचलित प्रणाली से उधार ली गई थी? तो जो मनसबदारी प्रणाली है उसको मंगोलिया से उधार लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया से। देखिए मुगल जो मनसबदारी प्रणाली थी वो मध्य एशिया से ली गई थी, और इस प्रकार का सैन्य विभाजन जो है वो सबसे पहले चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जाप्ती प्रणाली जो है वो किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली जो है वो अकबर की उपज थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। ये जाप्ती प्रणाली एक्चुअली भू राजस्व जो होता था, तो यही भू राजस्व के वसूली के लिए ये जाप्ती प्रणाली का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था? तो टोडरमल जो है वो भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भू राजस्व के क्षेत्र में। आप लोग पढ़ भी रखे होंगे कि जो ये टोडरमल जो था वो अकबर का दीवान हुआ करता था, और अकबर का जो दीवान राजा टोडरमल जो था वो 1580 ईस्वी में एक 10 साल बंदोबस्त व्यवस्था भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य निम्नलिखित में से कौन जो है वो न्यायतंड की कड़ी थी? तो कौन था? टोडरमल था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति जो है वो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो आईने दहसाला जो है वो वही अकबर के दीवान टोडरमल के द्वारा यह पद्धति जो है वो निर्मित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर जो है वो दीन-ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? तो अकबर जो है वो दीन-ए इलाही जो 1582 में शुरू करता है। ध्यान रखिएगा, दीन-ए इलाही को अपनाने वाला हिंदुओं में एक ही आदमी था, वो था बिरबल। सिर्फ और सिर्फ बिरबल जो था, मतलब हिंदुओं में केवल बिरबल ही जो है वो दीन-ए इलाही को स्वीकार किया था। और कब शुरू किया गया था? तो 1582 में। आगे कह रहा है कि दीन-ए इलाही का प्रचार जो है वो किस शासक ने किया था? तो अकबर ही शुरू किया था, और अकबर ही इसका प्रचार भी किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। आगे कह रहा है कि इबादत खाने का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो इबादत खाने का निर्माण जो है वो अकबर करवाया था। और कब करवाया था? 1575 में। और इसमें सभी धर्मों के लोगों को जाने की अनुमति कब दी गई थी? तो तब दिया था गया था 3 साल बाद, यानी 1578 में। याद रखिएगा, अगर निर्माण पूछता है तब 1575, और सभी धर्म के लोगों को जाने की अनुमति पूछता है तब 1578। आगे कह रहा है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक जो है वो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है वो है हुमायूं का मकबरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है, जो कि हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित हुआ था। और मीरक मिर्जा गयास, एक नाम याद रखिएगा, मीरक मिर्जा गयास के द्वारा ही ये हुमायूं का मकबरा का डिजाइन जो है वो तैयार किया गया था। आगे कह रहा है कि सुलह-ए-कुलह का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह-ए-कुलह का मतलब होता था कि सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत जो है, और यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुलह जो थी, मतलब सार्वभौम शांति तथा भाईचारा। अभी मैं बताया कि सुलह-ए-कुलह जो है वो सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का एक सिद्धांत हुआ करता था। उसकी अवधारणा जो है वो निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह जो है वो राजनीतिक उदारता पर भी आधारित थी, धार्मिक सहनशीलता पर भी, और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी। मतलब इन तीनों चीज़ों पर आधारित हुआ करता था सुलह-ए-कुलह की नीति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो जौनपुर से फतवा जारी हुआ था अकबर के विरुद्ध, और कब? 1580 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका निर्माण जो है वो अकबर ने करवाया था? बुलंद दरवाजा। हाँ, बुलंद दरवाजा का ही निर्माण जो है वो अकबर जब गुजरात विजय करता है, तो यही गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही अकबर जो है वो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है वो करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो है वो पाई जाती है। तो अकबर के द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें जो है वो फतेहपुर सिकरी में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में देखिए बहुत सारे प्रमुख इमारतें जो है वो स्थित हैं, जैसे दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागर, ज्योतिषी की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, हवा महल, मरियम की कोठी, ये सब जितने भी प्रमुख इमारतें हैं ना, ये सब मोस्टली जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसीलिए कहा जाता है कि अकबर के द्वारा जो बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें हैं वो फतेहपुर सिकरी में पाई जाती है। आगे कह रहा है कि अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है वो बौद्ध बिहार की तरह है? तो बौद्ध बिहार की तरह है पंचमहल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। पंचमहल जो है वो एक पिरामिड के आकार के 5 महलों का भवन था, और भारतीय बौद्ध बिहारों के यह जो था वो अनुरूप था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। आगे कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित करवाया था। तो अभी हमने देखा था कि फतेहपुर सिकरी में वो बहुत सारी प्रमुख इमारतों का निर्माण करवाया था, जिसमें कि पंचमहल था, दीवाने आम था, दीवाने खास था, जोधाबाई का महल था, हवा महल था, मरियम की कोठी था। तो यहाँ ऑप्शन में एक पंचमहल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचमहल। आगे कह रहा है कि जहांगीर महल स्थित है। तो जहांगीर महल जो है वो आगरा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा में। देखिए जहांगीर महल जो था वो आगरा किले में ही स्थित था, और इसका निर्माण कौन करवाया था? इसका निर्माण जो है वो अकबर करवाया था। अकबर का जो बेटा और उत्तराधिकारी हुआ सलीम, उसी के रहने के लिए जहांगीर महल का निर्माण जो है वो आगरा के किले में अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। फिर कह रहा है अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा जो है वो एक सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, जिसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने अपने समय पर बसाया था। आप लोगों को याद होगा सिकंदरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था, और यही सिकंदरा शहर में अकबर का मकबरा जो है वो स्थित है। आगे कह रहा है कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वो कौन है? तो अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वो फैजी के निर्देशन में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फैजी के नेतृत्व में हुआ था। आप लोगों को एक चीज़ और भी याद होगा कि अकबर जो था, अकबर का ये राज्य कवि हुआ करता था फैजी, और अकबर यही राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? तो महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक था रजनामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रजनामा का मतलब होता है युद्ध का पुस्तक। युद्धों का पुस्तक को हम लोग क्या कहते हैं? रजनामा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि जो है वो प्रदान किया गया था? तो जरी कलम की उपाधि जो है वो मोहम्मद हुसैन को प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जरी कलम। अच्छा, एक चीज़ तो याद रखिएगा, जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया गया था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरी कलम की उपाधि किसको दिया गया था? जरी कलम की उपाधि तो मोहम्मद हुसैन काश्मीरी को, सीरी कलम की उपाधि अगर पूछेगा तब आपका आंसर जो होगा वो होगा अब्दुल समद को दिया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया था वो कौन था? तो वो था हरविजय सूरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरविजय सूरी। ध्यान रखिएगा, मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान भी रहा करता था जिसका नाम था चंद्र सूरी। तो कंफ्यूज नहीं होना है हरविजय सूरी और चंद्र सूरी में। ये जो चंद्र सूरी जो था उसे युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार जो था वो दो था, एक था दसवंत और एक का नाम था बसावन। तो यहाँ ऑप्शन में दसवंत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन था? तो इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था, और अकबर का टेन्योर कब से कब था? 1556 से लेकर 1605 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने
अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है वो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है अबुल फजल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। आगे कह रहा है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था रॉयल फिंच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉयल फिंच जो था वो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो अकबर जो है वो 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी में। आगे कह रहा है कि गुजरी महल जो है वो किसने बनवाया था? तो गुजरी महल जो है वो मान सिंह के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मान सिंह के द्वारा। आगे कह रहा है कि दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जो है वो किसने शुरू की थी? तो दो अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जो है वो जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। और एक चीज़ और इससे ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम यह पद जो है वो महाबत खां को दिया गया था। क्लियर है? सर्वप्रथम यह पद जो है वो महाबत खां को दिया गया था। और शुरू किसके द्वारा करवाया गया था? तो शुरू जो है वो जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। आगे कह रहा है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? तो मुगलों और मेवाड़ के राणा के बीच जो चित्तौड़ की संधि हुई थी वो 1615 में राणा अमर सिंह और मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले आया था विलियम हॉकिंग्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम हॉकिंग्स। और विलियम हॉकिंग्स को जहांगीर जो है वो 400 का मनसब प्रदान करता है, साथ ही इसे इंग्लिश खां की उपाधि प्रदान करता है, और इसको अर्मेनिया की एक स्त्री से इसका विवाह भी जहांगीर कर देता है, विलियम हॉकिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा इंग्लिश खान की उपाधि किसको दिया था? विलियम हॉकिंग्स को दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम हॉकिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश राजपूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो सर थॉमस रो जो है वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर के शासनकाल में। देखिए जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंग्स आया, सर थॉमस रो आया, विलियम फिंच आया, एडवर्ड टेरी आया, ये सब बहुत सारे यूरोपीय यात्री जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे? तो सर थॉमस रो जो है वो 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1615। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? तो जहांगीर जो है वो थॉमस रो से कहाँ मिला था? आया था या 1615 में, 18 सितंबर 1615 को, लेकिन जहांगीर जो है वो इससे 1616 में अजमेर में मिला था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा है भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जो है वो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया था? तो यह कौन आया था? यही थॉमस रो आया था अजमेर से मांडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमस रो। और ये जो थॉमस रो था इसे आया कब? ये 1615 में आया, 18 सितंबर 1615 को। इसे अजमेर में मिला जहांगीर कब? तो 1616 में, और फिर ये अजमेर से जहांगीर के पीछे पीछे मांडू आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया है वो कौन था? तो वो डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यांकन विवरण दिया था उसका नाम था फ्रांसिस्को पेलसॉट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसिस्को पेलसॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल शासक का मकबरा जो है वो भारत में नहीं है? तो भारत में किसका मकबरा नहीं है? जहांगीर का मकबरा जो है वो भारत में स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची थी? तो आप लोग पढ़ रखे होंगे कि जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का जो सबसे बड़ा चित्रकार था उसका नाम था उस्ताद मंसूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उस्ताद मंसूर। और उस्ताद मंसूर को जो जहांगीर था वो नादिर अल उस की उपाधि जो है वो उसको प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा मतलब ऑटोबायोग्राफी जो है वो फारसी में लिखी थी? तो फारसी में लिखा था किसने? जहांगीर ने। और उसका नाम क्या था जहांगीर के आत्मकथा का? जहांगीर के आत्मकथा का नाम था तुझके ए जहांगीरी। तुझके या जहांगीरी के नाम से वो अपनी फारसी भाषा में अपना ऑटोबायोग्राफी जो है वो जहांगीर लिखा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नूरजहां ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नूरजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रियतम उदाहरण है स्थित है। तो गोविंद महल जो है वो मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। दतिया है कहाँ, याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। दतिया है मध्य प्रदेश में। एक चीज़ और याद रखिएगा कि गोविंद महल का जो निर्माण है ना, गोविंद महल की अगर बात करते हैं तो गोविंद महल का जो निर्माण है वो 1614 ईस्वी में राजा बीर सिंह देव के द्वारा पत्थरों से करवाया गया था। आगे कह रहा है कि ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के झगड़ों के बीच हुआ करता था कंधार। कंधार उस समय एक तरह से देखा जाए तो उस समय मुग़ल वंश के टाइम में कंधार जो था एक तरह से प्रतिष्ठा का विषय बन गया था कि मतलब कंधार रहना एक इज्जत की बात हो गई थी, इसलिए इस झगड़े की मेन जड़ जो थी वो कंधार हुआ करता था। आगे कह रहा है कि बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो बनारस के पंडितों का नेतृत्व जो है वो कबींद्राचार्य ने किया था। ये थे कौन? ये एक्चुअली शाहजहां का आश्रित कवि था। यह जो था वो शाहजहां का आश्रित कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल का असली नाम था अजूरमंद बानो बेगम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अजूरमंद बानो बेगम। ये मुमताज महल का असली नाम था। और शाहजहां जो था वो मुमताज महल को मलिका ए जमानी की उपाधि भी जो है वो प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने के लिए कहाँ मिलता है? तो यह जो है वो ताजमहल में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताजमहल में। ताजमहल से एक नाम याद रखिएगा, उस्ताद ईसा। उस्ताद ईसा जो था उसी ने ही ताजमहल की रूपरेखा जो है वो तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली की जमा मस्जिद का जो निर्माण है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां जो है वो काफ़ी चीज़ों का निर्माण करवाया था, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, आगरा का मोती मस्जिद, शीश महल, ताजमहल, ये सब का निर्माण जो है वो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। शाहजहां जो था वो 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी जो है वो आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर एक शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है वो करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण अभी हम लोगों ने देखा शाहजहां ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो यहाँ देखिए ये पूछ रहा है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। अगर पूछे किसने किया था तो शाहजहां का बेटा दारा शिकोह ने किया था। दारा शिकोह जो है वो सीरे अकबर शीर्षक के तहत इसका उपवाद किया था और इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद जो है वो किया गया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सीरे अकबर शीर्षक के नाम से किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सीरे अकबर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान दारा शिकोह ही था। दारा शिकोह जो था वो शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल कला का स्वर्णकाल कहा है? तो कौन से इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णकाल कहा है? तो वो कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, A.L. श्रीवास्तव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने बलबन के द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज जो था वो सिजदा, उसको समाप्त कर दिया था? तो सिजदा को समाप्त कर दिया था शाहजहां ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। देखिए सिजदा होता क्या था, जैसे हम लोग मतलब मोस्टली लोग हिंदू धर्म में भी दंडवत प्रणाम करते हैं, मतलब पूरा लेट कर जो प्रणाम किया जाता है उसी को सिजदा कहा जाता था। सिजदा मतलब एक जस्ट लाइक साष्टांग दंडवत प्रणाम होता था, जो कि इस्लामी परंपराओं के अनुसार केवल खुदा के लिए किया जा सकता था। इसी के कारण शाहजहां जो है वो इसको समाप्त करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था? तो अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था औरंगजेब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब।
आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। तो 2 बार राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। पहला तो सबसे पहले इसने 1658 में दिल्ली में करवा लिया था, फिर उसके बाद ये देवराई का युद्ध लड़ता है, फिर देवराई के युद्ध में ये सफल होता है, और उसके बाद 1659 में देवराई के युद्ध सफल होने के बाद ये फिर दूसरे बार अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो इस तरह से औरंगजेब जो है इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मट का युद्ध जो है वो निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था। तो धर्मट का युद्ध जो है, धर्मट एक जगह का नाम है, ये एक्चुअली जो मध्य प्रदेश में उज्जैन जो जगह है उसी के पास एक धर्मट जगह है, वहीं ये युद्ध हुआ था, इसीलिए इसका नाम धर दिया गया है धर्मट का युद्ध। और धर्मट का युद्ध जो है वो 1658 में हुआ था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब जो है वो जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट किस राज्य में स्थित है। तो धर्मट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोग देखें मध्य प्रदेश में उज्जैन के पास स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। आगे कह रहा है मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो यह किसने लिया था, सुलेमान सिकोह ने लिया था। अच्छा, सुलेमान सिकोह था कौन। सुलेमान सिकोह दारा सिकोह का बेटा था, और इसने जो था वो श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति जो है वो दुर्लभ कर दिया था। तो यह जो है औरंगजेब के किस पुत्र ने, तो मोहम्मद अकबर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अकबर ने। और ये जो मोहम्मद अकबर था एक इंसान का नाम था दुर्गादास, और इसी दुर्गादास के बहकावे में आकर यह जो मोहम्मद अकबर था वो अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो पुरंदर की संधि कब, 1665 में, और किसके किसके बीच, शिवाजी और जयसिंह के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जयसिंह। फिर आगे कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था। तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब को। आगे कह रहा है कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी। तो औरंगजेब जो था, आप लोग पढ़े होंगे कि कहीं कहीं ये देखिए बीजापुर का विजय थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कोई कोई बुक में आपको 1685 मिलेगा और कोई कोई बुक में आपको 1686 भी देखने के लिए मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 1685 1686। इसमें दोनों ऑप्शन दे दिया। जनरली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो दोनों ऑप्शन नहीं रहेगा 1685 1686, ठीक है। लेकिन आप लोग अगर दोनों रहेगा तब 1685 ही फॉलो कीजिएगा, 1685 ही दोनों रहेगा तो फॉलो कीजिएगा। और 1685 में इसने बीजापुर और 1687 में इसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे कह रहा है कि बीजापुर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया। तो अभी हम लोगों ने देखा बीजापुर के कब, 1685 या कहीं कहीं 1686, और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। आगे कह रहा है कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों का विजय किया था वो कौन थे। तो दक्षिण में 2 राज्यों यही थे, बीजापुर और गोलकुंडा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर और गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे औरंगजेब के समय। देखिए यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि हम लोग ये जनरली हमारे मन में ये धारणा है, मतलब हम लोग ये पढ़ रखे हैं कि औरंगजेब जो था वो एक कट्टर मुसलमान था, तो इसलिए सर्वाधिक हिंदू सेनापति औरंगजेब के समय में नहीं होना चाहिए था, ऐसा सोचते हैं। लेकिन सर्वाधिक हिंदू सेनापति जो था वो औरंगजेब के समय में ही था। आप लोग पढ़े भी होंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में जो कुल सेनापतियों थे उसमें 33% जो था वो हिंदू हुआ करते थे, और हिंदुओं में सबसे ज़्यादा संख्या जो थी वो मराठा की हुआ करती थी। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि जजिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था। तो जजिया जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में फिर से 1679 में औरंगजेब जो है वो जजिया को दोबारा लागू कर देता है। आगे कह रहा है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था। तो जिहाद का अर्थ था दारुल इस्लामी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दारुल इस्लामी। देखिए जिहाद या दारुल इस्लामी एक कानून के तरह था, और इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए थी। मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब ये था कि कोई भी अगर गैर मुसलमान देश है उसके विरुद्ध जो मुसलमान लोग हुआ करते थे वो धर्म युद्ध करते थे, और जब तक वो इस्लाम के राज के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाता था तब तक वो धर्म युद्ध करते रहते थे। यही होता है जिहाद का मतलब।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बीबी का मकबरा का निर्माता कौन था। तो बीबी के मकबरा का निर्माता जो था वो औरंगजेब था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। और कब निर्माण इसका करवाया था? 1678 में। ध्यान रखिएगा, बीबी के मकबरा को द्वितीय ताजमहल के नाम से भी जाना जाता है। आगे कह रहा है कि कौन सा मकबरा जो है वो द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो द्वितीय ताजमहल कौन? बीबी का मकबरा। और बीबी का मकबरा को रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब के द्वारा। आगे कह रहा है कि मुगल प्रशासन के दौरान जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सरकार नाम से। शासन की सुविधा के लिए जो प्रत्येक सूबा या जिसको हम लोग प्रांत बोलते थे उसको कई जिलों में, जिसको कि सरकार बोला जाता था, उसमें बांट दिया जाता था और फिर सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल काल में सेना का प्रधान जो है वो निम्न में से कौन हुआ करता था। तो मुगल काल में सेना का प्रधान जो था वो मीर बख्शी होता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी। और यही मीर बख्शी जो था वो एक सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करता था और यही सरखत नामक पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद ही सेना को हर महीने सैलरी दी जाती थी, यानी कि वेतन दिया जाता था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना ने चिकित्सक नियुक्त किया था। तो ये किया था मनुची को। मनुची था कौन? ये एक इतावली यात्री था जिसको कि मुगल सेना के द्वारा चिकित्सक नियुक्त किया गया था। आगे कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब कौन था। तो यह जो था वो लोक आचरण अधिकारी हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लोक आचरण अधिकारी। जो शरीयत के प्रतिकूल कार्य करने वाले को रोकना, आम जनता के दुष्चरित्रता से बचाने का कार्य, ये सब जो था वो लोक आचरण अधिकारी यानी कि मुहतसिब का हुआ करता था। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो यह कह रहा है कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था। तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत जो था वो भू राजस्व हुआ करता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी भू राजस्व हुआ करता था। आप लोग पढ़े होंगे कि भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की जो समस्त भूमि है वो 3 वर्गों में विभाजित किया जाता था। एक था खालसा भूमि, दूसरा था जागीर भूमि और तीसरा हुआ करता था सयूरगल, जिसको कि मदद माफ कहा जाता था। क्लियर है? तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप जाकर टेलीग्राम में सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया और वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।